अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स को। और ये फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगर दर्ज झैल बुनियादी कंसेप्ट्स पर अबूर नहीं तो आप कैपिटल गेन्स के हेड को नहीं समझ सकते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक कैपिटल एसेट किसे कहते हैं ये पता हो, डिस्पोजल किसे कहते हैं, कैपिटल गेन किसे कहते हैं और कैपिटल लॉस किसे कहते हैं। तो इसको हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एसेट के बारे में देखते हैं कि कैपिटल एसेट क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एसेट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। यानी कैपिटल एसेट वो एसेट है जो एक पर्सन होल्ड करता है, एक पर्सन अपने पास रखता है। वो बिजनेस की खातिर भी हो सकता है, नॉन बिजनेस की खातिर भी। यानी मैं अगर एक पर्सन हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं अपने लिए कोई भी एसेट रखता हूँ अपने पास होल्ड करके। अब वो कौन कौन से होंगे ये बाद में देखते हैं। मिसाल के तौर पे लैंड है, तो लैंड अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो वो कैपिटल एसेट है मेरे लिए, ठीक है ना। अब अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस अपने लिए कोई लैंड परचेज कर लिया तो उसके लिए भी वो कैपिटल एसेट है। तो मतलब वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो या ना हो, अगर एक पर्सन उसे रख रहा है। अब वो कौन कौन से हैं तो इसको उसने डिफाइन नहीं किया, बल्कि उसने एक्टिव टैक्स पेयर की, जैसे आपको डेफिनेशन मैंने समझाई थी कि कौन कौन से पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं, तो उसने एक लिस्ट बताई थी। उसने कहा था कि ये नहीं होते, इनके अलावा जो होंगे वो होंगे एक्टिव टैक्स पेयर। तो इसी तरह कैपिटल एसेट को भी वो कहता है कि बट डज नॉट इंक्लूड, ये जो नीचे दिए गए हों ये कैपिटल एसेट नहीं, इनके अलावा जो है वो कैपिटल एसेट है। एनी स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब एक पर्सन का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस करता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने चीज़ें बना के अपने पास रखी हुई हैं और जैसे कस्टमर आएगा उसे बेचता चला जाएगा। या ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसके पास स्टॉक है और जैसे जैसे कस्टमर आ रहे हैं ये उन्हें बेच रहा है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है यानी चीज़ें आपने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखी हुई बल्कि उसे बेचने के लिए रखी हुई हैं, तो वो जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। और इसके अलावा कंज्यूमेबल स्टोर्स आर रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर है, कोई रॉ मटेरियल है जो इस्तेमाल की खातिर, बिजनेस के इस्तेमाल की खातिर है, ठीक है ना। जैसे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है और जो है ना वो बेचने की खातिर रखा हुआ है बिजनेस ने, अपने इस्तेमाल की खातिर वो रॉ मटेरियल नहीं रखा हुआ, तो वो भी जो है कैपिटल एसेट नहीं होगा। और इसके अलावा एनी डेप्रिसिएबल एसेट, कोई ऐसा एसेट जो डेप्रिसिएट हो जाता है, कोई प्लांट मशीनरी कुछ भी है जो डेप्रिसिएट, जिसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, वो भी कैपिटल एसेट नहीं होगा। और आर इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट जो इंटेंजिबल है, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, ये भी कैपिटल एसेट नहीं होंगे। फिर आगे कहता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रखता है, मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ वो बात कर रहा है, क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो तो कैपिटल एसेट होता है, अभी जाके आप आगे पढ़ेंगे भी सही। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैपिटल एसेट नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एक स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, डेप्रिसिएबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट और मूवेबल प्रॉपर्टी जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है, वो भी जो है ना कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा, इसके बाद है ऑर्डिनेंस ने वाज़े तौर पर दर्ज झैल को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से खारिज कर दिया। यानी स्टॉक एंड ट्रेड, फिनिश्ड गुड जो मैंने आपको बता दिया, ये वही उर्दू में लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर कौन कौन से कैपिटल एसेट्स हैं, इनकी एग्जांपल्स दी हुई है। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3, तो ये आपने सेक्शन याद रखना है, ये वाला सेक्शन। अब कैपिटल एसेट कौन कौन से हैं, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन PTC, इसका जो वाउचर है वो, मुदारबा सर्टिफिकेट,
एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, या डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और कॉरपोरेशन के डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, ये कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, ये भी कैपिटल एसेट्स होते हैं। और इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट होती है, जो कि लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसके अलावा सेक्शन, ये तो था ऊपर वाला पोर्शन था, सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 जी, सब सेक्शन 3। अब ये है सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 के तहत भी कैपिटल एसेट बताए हुए हैं, जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ड्राइंग्स, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट है। और इसके अलावा कोई रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, कोई एंटीक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। सरसरी एक बार आप इसे देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन इनका याद रखना और डिफ्रेंशिएट करना कि कौन कौन सी चीज़ें सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 के अंडर है और कौन सी जो है सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 के अंडर है, ये डिफ्रेंशिएट रखना आपको ज़रूरी है। इसके याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई कैपिटल एसेट, जो कि सेक्शन 37A और सब सेक्शन 3 के अंडर आती है। और दूसरे जो शेयर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के या वाउचर, PTC के, मुदारबा, ये डेट इंस्ट्रूमेंट और कॉरपोरेशन की तरफ से, और कॉरपोरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट और गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव्स भी, डेरिवेटिव और डेट इंस्ट्रूमेंट और जो शेयर्स होते हैं या वाउचर्स होते हैं वो गवर्नमेंट इदारों के, तो वो सारे जो है कैपिटल एसेट शुमार होंगे। और इसके साथ ही मूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 है, ये चंद एक चीज़ें हैं, ये एक बार आप इन्हें देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा कैपिटल एसेट्स की चंद मज़ीद मिसालें, कैपिटल एसेट की चंद मज़ीद मिसालें, शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और शेयर ऑफ AOP का अगर शेयर है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है तो वो भी कैपिटल एसेट होगा। अब ये हमने सारी चीज़ें देख ली कि कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट्स होती हैं, एक दो बार आप इन्हें देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट होता है डिस्पोजल, डिस्पोजल का एक कंसेप्ट जो है ना वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाके इनकी कैपिटल एसेट्स की ट्रीटमेंट को देखेंगे। अब देखें डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब कैपिटल एसेट की सूरत में दर्ज झैल तमाम एक्टिविटीज़ को डिस्पोजल कहा जाता है। एसेट इज सोल्ड, एसेट इज ट्रांसफर्ड, एसेट इज कैंसल्ड, एसेट इज रिलिंक्विश्ड, एसेट इज लॉस्ट, एसेट इज सरेंडर्ड, और इसके अलावा एसेट इज एक्सचेंज, रिडीम्ड, एक्सपायर्ड, ये जितने भी वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है डिस्पोज होना। डिस्पोज होना एक वसी माने रखता है, जैसे कि मैंने आपको सेल टैक्स में बताया था कि जो सप्लाई का मतलब है वो वसी माना है, सप्लाई अपने अंदर बहुत सारे मतलब लेके आता है, लेकिन जो सेल है, सेल एक तरह का सब सेट है ऑफ सप्लाई का। जो सेल है उसमें भी सप्लाई होती है, लेकिन वो एक छोटा सा मीनिंग है। जो सप्लाई है असल में नाम तो सेल टैक्स है, लेकिन असल में सप्लाई टैक्स होता है। जब भी सप्लाई हो टैक्सेबल गुड तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसी तरह यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैपिटल एसेट हैं इनके लिए सिर्फ वर्ड सोल्ड का या सेल का यूज़ नहीं होता, बल्कि इनके लिए वर्ड डिस्पोजल का यूज़ होता है। और डिस्पोजल का मानी बड़ा वसी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कोई बेचा गया है एसेट, कोई ट्रांसफ़र किया गया है, कैंसिल किया गया है, गुम हो गया है, ठीक है ना, एक्सपायर हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो ये सारी चीज़ें डिस्पोजल में आती हैं। तो ये डिस्पोजल का जो मतलब है ये ज़रा वसी है सेल की निस्बत, ठीक है ना। ये देखें, कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजल इज़ वाइडर देन सेल। तो ये हमने समझ लिया कि हमें पता चल गया कि डिस्पोजल का क्या मतलब होता है। अब हम देखते हैं कैपिटल एसेट को हमने देख लिया, अब देखते हैं कैपिटल गेन्स को और कैपिटल लॉस को। कैपिटल गेन क्या होता है? अगर कैपिटल एसेट की डिस्पोजल पर मिलने वाले कंसिडरेशन इसकी कॉस्ट से एक्सीड हो जाए तो जितनी एक्सेस हुई है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है कि कॉस्ट कम थी, जब आपने उसे डिस्पोज किया तो जो अमाउंट आपको कंसिडरेशन मिली वो ज़्यादा थी, तो कैपिटल गेन। कैपिटल लॉस में इसका उलट होगा कि जो चीज़ आपने बेची है उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन जो आपको
इनफ्लो हो रही है वो कम थी, मतलब जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हो रही है इसके बेचने पे, इसके डिस्पोज करने पे, बेचना तो एक कम मीनिंग हो जाएगा, सेल, डिस्पोज करने पे वो अगर वैल्यू कम है और इसकी जो कॉस्ट है जितना का आपने इसे ख़रीदा था वो ज़्यादा है, तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। अब टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की टैक्सेशन किस तरीके से होगी, तो इसको एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। अब ये देखते हैं कि टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स पार्ट 1 कर रहे हैं वो। कैपिटल एसेट की डिस्पोजल होने पर होने वाले गेन की टैक्सेशन के लिए दर्ज झैल बातों का इल्म होना ज़रूरी है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कैपिटल जो एसेट की डिस्पोजल होती है उसकी टैक्सेशन किस अंदाज में होती है। तो ये देखते हैं कैपिटल एसेट का ताल्लुक किस कैटेगरी से है, यानी हमने ऊपर कैटेगरीज बनाई है ना, सेक्शन 37A, और उसमें भी किस कैटेगरी में है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कॉरपोरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और फिर हमने देखा कि सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, तो किस कैटेगरी से उसका ताल्लुक है, इसकी सेपरेट टैक्सेशन होगी या टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी आपको याद हो तो फ्लाइंग एक्सपेंसेस, फ्लाइंग अलाउंस और सबमरीन अलाउंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो उनकी सेपरेट टैक्सेशन होती है। इधर जो टैक्सेबल इनकम हम बना रहे होते हैं, जो टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं पांचों हेड से, यहाँ नहीं होगी, इसकी अलग तरीके से। और इसके अलावा मैंने आपको और भी मिसालें दी थी सेपरेट टैक्सेशन की। तो ये आया। अब ये है कि कैपिटल एसेट का ताल्लुक किस कैटेगरी से है, इसकी सेपरेट टैक्सेशन होगी या टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनेगा, ये भी देखा जाएगा। कैपिटल एसेट कितने अरसे के बाद फरोख्त हुआ, ये भी देखा जाएगा। कितने अरसे के बाद डिस्पोज हुआ, यहाँ हमने डिस्पोज लिखना चाहिए था, डिस्पोज हुआ, तो ये भी देखा जाएगा। यानी टाइम भी मैटर करेगा, बाद में नहीं करेगा। कैपिटल एसेट की डिस्पोजल पर होने वाले कैपिटल लॉस की टैक्सेशन किस अंदाज में होगी। तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम देखते हैं कि क्या है। अजीज़ तलबा, अगर कैपिटल एसेट सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में दी गई सिक्योरिटी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसकी सेपरेट टैक्सेशन होगी। इनके अलावा कैपिटल एसेट की डिस्पोजल पर होने वाले कैपिटल गेन को टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनाया जाएगा। सिर्फ कैपिटल गेन को, अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो एसेट्स आपने पढ़े हैं, ये वाले एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3, ये जो मैंने आपको मिसालें बताई थी ये वाली, और इसके अलावा डेरिवेटिव्स हो गए और इमूवेबल प्रॉपर्टी एज कैपिटल एसेट, इन सब की सेपरेट टैक्सेशन होगी, ठीक है ना। यानी इस पूरे सेक्शन में जितनी चीज़ें हैं उनकी सेपरेट टैक्सेशन होगी। और जो एसेट यहाँ दिए हुए हैं 38 सेक्शन 38(5) सब सेक्शन 5 में, इनकी टैक्सेबल इन पे अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो फिर इनको हम टैक्सेबल इनकम ले आएंगे, यानी कैपिटल गेन जो हमारा चौथा सोर्स है उसमें ले आएंगे, और फिर बाकी हेड्स से भी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ देखा कि सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में जो सिक्योरिटीज दी हुई हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी सेपरेट टैक्सेशन होगी। वो कैसे कैसे होगी, उनका रेट क्या लगेगा, उसे भी देख लेते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि जो उसके अलावा जो है जो कैपिटल एसेट है, उनके कैपिटल गेन होने पर उसको कैपिटल गेन को क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम में डालेंगे, सारे को डाल देंगे या कितना पोर्शन डालेंगे, उसे भी आगे देखते हैं। अब सबसे पहले अगली वो हेडिंग बनाते हैं, सिक्योरिटीज एज कैपिटल एसेट, यानी पहला जो इनकी सेपरेट टैक्सेशन हो रही है ना, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में दी गई सिक्योरिटीज़ पर होने वाले कैपिटल गेन को सेपरेट ब्लॉक के तौर पे टैक्सेबल किया जाता है। अब उन्होंने दोबारा यहाँ एग्जांपल्स दे दी जो कि मैं आपको बता चुका था। ये मेन चीज़ें ये है, आपने याद रखनी है। शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, ये उनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर कॉरपोरेशन की कोई भी डेट सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये आपके सेक्शन
इसमें आ जाएंगे 37A सब सेक्शन 3 में। अच्छा, ये जितने भी एसेट हैं और इनके अलावा डेरिवेटिव फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप वगैरह। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनको करना है हमने सेपरेट, इनकी सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेशन होगी। इनके अंदर भी फिर कैटेगरीज हैं, तो उसे आके देखते हैं कि क्या है। टैक्स रेट फॉर कैपिटल एसेट गिवन अंडर सेक्शन 37A3। अब क्योंकि इस पूरे सेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे सेपरेट टैक्सेशन बना रहे हैं, उनकी सेपरेट टैक्सेशन, तो रेट भी डिफरेंट होगा। अच्छा, अब ये है कि सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में दिया गया कैपिटल एसेट कितने टाइम पीरियड के बाद फरोख्त किया गया है, इसकी बुनियाद पर टैक्स रेट को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। व्हेन द सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, अगर कोई एसेट, यानी जिसका ये जिक्र यहाँ पे कर रहा है, ये जो ऊपर एसेट है, अगर ये 1 जुलाई 2013 से पहले इन्हें ख़रीदा गया है, अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर की गई हैं तो इस पर टैक्स रेट 0% होगा। ठीक, और अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2013 के बाद एक्वायर की गई और फिर बेचा गया और फिर कैपिटल गेन आया है, तो तब टैक्स रेट क्या होगा, 12.5। इस केस में 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदी गई थी और फिर उसे जब बेचा गया तो कैपिटल गेन आया, तो उस पर 0% है। लेकिन 1 जुलाई 2013 के बाद अगर ये सिक्योरिटीज़ परचेज़ की गई हैं और फिर इन्हें फ़रोख्त किया गया तो फिर इन पे कैपिटल गेन अगर आया तो फिर वो उसका जो रेट है वो 12.5% है। मदरजा बाला केसेस में टैक्स रेट के तयन में सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन ये मैटर कर रही है। डेट ऑफ एक्विजिशन का रोल है, सादा लफ्ज़ों में होल्डिंग पीरियड का रोल नहीं है। अब होल्डिंग पीरियड क्या होता है तो इसे भी देखते हैं अभी। अच्छा, अब वो कहता है फर्दर यहाँ पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यानी फ्यूचर कमोडिटी प्रोडक्ट की सूरत में टैक्स रेट तमाम सूरतों में 5% होगा। सादा लफ्ज़ों में डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और होल्डिंग पीरियड का टैक्स रेट के तयन में कोई जो है रोल नहीं होगा। अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इसने मुश्किल बना दिया है। ये देखें, ये जो कैपिटल एसेट है ना अंडर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 के, ये जितने एसेट है ना, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, मुदारबा और डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के हों या फिर जिसके भी हों, ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे, कि ये कब परचेज किए गए। ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे कि इनको एक्वायर कब किया गया। अगर इनको 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर किया गया और फिर फ़रोख्त किया गया तो अगर कैपिटल गेन होगा तो फिर 0%। अगर 1 जुलाई 2013 के बाद इन्हें ख़रीदा गया और फिर आपने जब बेचा है तो कैपिटल गेन हुआ है तो उस पे जो रेट लगेगा वो 12.5% के साथ रेट लगेगा। लेकिन उसी सेक्शन में हमने ये भी पढ़ा कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ना, इन पे 5% लगेगा। इसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ नहीं है कि इसे 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदा गया या बाद में ख़रीदा गया, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि एग्रीमेंट कब हुआ था, 2013 से 1 जुलाई 2013 से पहले एग्रीमेंट हुआ या बाद में हुआ। जो भी इसमें एग्रीमेंट होते हैं ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो आप फिर मेरा लेक्चरार कॉमर्स का सेशन ज्वाइन करें, उसमें भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन और स्वैप। तो इसका ताल्लुक इस पे 5% लगेगा, ये तय है। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि इसे कब एक्वायर किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में देखी थी, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये आपकी नज़रों के सामने बार बार आएंगे तो आपको याद रहेंगे पेपर में। ये देखें, हमने पढ़ा था ये वाली एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3, ये हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। और इस सेक्शन में जितनी चीज़ें आती हैं उन्हें सेपरेट टैक्स करते हैं। फिर इनके अंदर भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ये जो पहली कैटेगरी है ये स्टार्ट वाली,
ये डिपेंड करेगी कि इसे एक्वायर कब किया गया, उसी लिहाज से रेट लगेगा। ये जो डेरिवेटिव है ये भी सेपरेट ब्लॉक में होता है, लेकिन ये जो है ना 5% इस पर रेट लगता है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि इसे कब ख़रीदा गया, कितना अरसा रखा गया, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं कि होल्डिंग पीरियड कितना है और एक्वायर कब किया गया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव पे अगर डेरिवेटिव बेचे जा रहे हैं और कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। और उसके बाद आप ये देखें, एक लास्ट में ये बच गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसकी भी सेपरेट टैक्सेशन होती है, यानी ये जो सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सेपरेट टैक्सेशन हो रही है और फिर उनके अंदर कैटेगरीज हैं। अब हम पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड वगैरह, इनकी कैपिटल इन पे अगर कैपिटल गेन होता है तो इनकी टैक्सेशन किस अंदाज में होगी, तो ये देखते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल पर होने वाले कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन दर्ज झैल तरीके से होगी। अब ये देखें, यहाँ होल्डिंग पीरियड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में होल्डिंग पीरियड मैटर करता है। होल्डिंग पीरियड किस तरह, व्हेन वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, यानी आपने एक साल एक कोई चीज़ खरीदी और एक साल के अंदर अंदर उसे जो है ना फ़रोख्त कर दिया। द होल्डिंग पीरियड एक साल से ज़्यादा नहीं है, एक साल के अंदर अंदर कोई भी लैंड परचेज़ किया, मिसाल के तौर पर जनवरी में परचेज़ किया और आप उसे जाके जून में जाके बेच देते हैं, और जब आप उसे बेच रहे हैं तो उस पर अगर गेन हुआ है, गेन, ठीक है ना, उस पर अगर गेन हुआ है तो वो गेन हम इस तरह कंसीडर करेंगे। अब इस पर रेट क्या लगेगा, रेट आगे है, सिर्फ आपने गेन कैलकुलेट करना है कि किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो उस पर जो गेन हुआ है ना, गेन ए यहाँ पे जो शो कर रहा है ना, ए इज़ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय पर्सन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी जब चीज़ बेची जा रही है तो जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट की कॉस्ट थी जितने का आपने ख़रीदा था, ये ए शो कर रहा है गेन को। अभी ये रेट नहीं है, ये सिर्फ गेन है कि इन अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अब इन अमाउंट पे कितना कितना टैक्स लगेगा वो अगली टेबल में, यहाँ पे सिर्फ गेन। और अगर यहाँ पहला केस क्या है कि अगर एक साल तक कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखी है तो उसका गेन क्या होगा, उसका गेन होगा वही जो एक्चुअल में गेन है, कॉस्ट कंसिडरेशन जो आप रिसीव कर रहे हैं उसमें से लेस करेंगे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो भी कॉस्ट है उसे लेस करेंगे तो ए जितना गेन है, इस सूरत में ये गेन। अब इस पे रेट कितना लगेगा ये भी देखते हैं बाद में जाकर। अच्छा, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझें कि हम होल्डिंग पीरियड को देख रहे हैं, होल्डिंग पीरियड के कितना अरसा उसने रखा है। अब यहाँ पे दूसरा है व्हेन द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड जो है ना 2 ईयर। अगर मतलब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और उसे एक पूरे साल रखा, 1.5 साल रखा, 2 साल नहीं रखा, यानी 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, तो तब कैपिटल गेन जो टैक्सेशन के लिए कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, जो कैपिटल गेन एक्चुअल में हुआ होगा ना उसका हम लेंगे 75%, उसका लेंगे 75%, यानी 3/4, 75% उसका लिया जाएगा। जितना भी गेन होगा ना उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, या आप 75% इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये गेन होगा। अब इस पर क्या कितना टैक्स लगेगा वो अभी जाके देखते हैं। When the holding period of immovable property exceed 2 year but does not exceed 3 year, अगर 2 साल से ज़्यादा है लेकिन 3 साल से कम के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी अपने पास रखी और फिर आप उसे बेचना चाह रहे हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन का 50% हम लेंगे, ठीक है ना, यानी जितना भी कैपिटल गेन हुआ होगा उसका 1/2 यानी उसका 50% लिया जाएगा, अमाउंट ली जाएगी टैक्स के लिए। और वो सारी की सारी अमाउंट टैक्स नहीं लग जाएगी, उसका भी अलग क्राइटेरिया। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो टैक्सेशन है थोड़ी सी टेक्निकल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। व्हेन द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 3 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 4 ईयर, यानी 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी 3 और 4 साल के बीच बीच, यानी 3 साल तक आपने अपने पास रखा, 4 साल तक नहीं, उससे पहले आपने बेच दिया, यानी आज आपने लिया, एक पहले साल भी अपने पास रखा, दूसरे भी अपने, तीसरे साल के मिड में जाके या चौथा साल शुरू होने से पहले पहले आपने वो अगर प्रॉपर्टी बेच दी और उस पे अगर आपको कैपिटल गेन हुआ, शर्त वही है कि अगर कैपिटल गेन हुआ तो उस गेन का 25% लेना है टैक्स की अमाउंट के लिए।
अच्छा, आगे है व्हेन द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 4 ईयर। अगर आपने 4 साल से ज़्यादा के लिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास रखी है तो यहाँ अमाउंट ज़ीरो है, यानी उस पे ऐसे समझें टैक्स उसका गेन है, गेन चाहे हो गेन होगा आपको, लेकिन टैक्स की खातिर यहाँ पे ज़ीरो अमाउंट है। टैक्स की नज़र में उस पर कोई गेन नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर 4 साल से ज़्यादा के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अपने पास रखते हैं और फिर उसे बेचते हैं, और कैपिटल गेन हो चाहे ना हो, चाहे हो चाहे ना हो रहा है तो उस पे ज़ीरो है, मतलब टैक्स की निगाह में उस पे ज़ीरो गेन है। ठीक है, अब मैं इसे फिर रिपीट करता हूँ, मतलब अगर 1 साल के लिए आपने होल्ड करके रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गेन क्या होगी, ए, मतलब जो एक्चुअल में गेन है। ठीक है ना, और ए को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ए क्या है कि जो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। इनफ्लो उस चीज़ को बेचेंगे तो जो इन होगा, और आउटफ्लो जो आप जितने की आपने ख़रीदी थी। ठीक है, तो ये जो है ना गेन आ जाएगा। और अगर 1 से 2 साल के दरमियान रखा हुआ है, आपने होल्ड किया है 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम के लिए अगर आपने होल्ड करके रखा है, तो फिर कैपिटल गेन की इनकम टैक्स के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी, ए यानी जो एक्चुअल में कैपिटल गेन हुआ होगा और उसका भी 75% लेंगे या मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे, तो जो अमाउंट निकल के आएगी वो होगी गेन की अमाउंट इनकम टैक्स के लिए। When the holding period of immovable property exceed, जब 2 से 3 साल के लिए होगा तो फिर ये देखें वही ए है, लेकिन यहाँ पे अब 50% हो गया। अब इस तरह याद रख सकते हैं कि पहले 75%, फिर उसके बाद 50, फिर 25 और फिर 0, यानी यहाँ पे आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि 100%, फिर 75, फिर 50, 25 और एंड में 0। इस तरह याद रखने का ये तरीका। और इधर ईयर आपने याद रखना है, 1 साल से कम, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से ज़्यादा होगा तो 0। इस तरह ये टेबल या ये टेबल याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इस तरतीब को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। टैक्स ईयर 2022 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के लिए दर्ज झैल टैक्स रेट होंगे, ये वाले रेट लगेंगे। अब यहाँ से ना, यहाँ से अमाउंट निकल के आएगी। मिसाल के तौर पे ये जो 1 साल के लिए आपने रखा था, कोई भी 1 साल से कम के लिए कोई भी एसेट आपने रखा है कैपिटल एसेट, जब उसे आप बेचने जा रहे हैं तो उसकी जो है ना वो 1 करोड़ 20 लाख का बिक रहा है, लेकिन वो लिया आपने 1 करोड़ का था तो 20 लाख जो है वो कैपिटल गेन है। इस तरह यहाँ से ना आप अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह यहाँ भी आप कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम अरसे के लिए अगर कोई कैपिटल एसेट रखा है और वो मिसाल के तौर पे जब बेचने गए तो 1 करोड़ 20 लाख का बिक रहा है, लेकिन आपने जब ख़रीदा था तो वो 1 करोड़ का था। जो 20 लाख है वो सारी की सारी अमाउंट नहीं, 20 लाख का 75% आप निकालेंगे, वो कैपिटल गेन। अब जो टैक्स आगे लगेगा वो फिर उस 75% वाली अमाउंट पे लगेगा। ठीक है ना, इसी तरह ये जो अमाउंट यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे कि जितना भी गेन हुआ होगा, जितना भी गेन उसका 50% लेंगे। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ 20 लाख की आपकी प्रॉपर्टी बिकी है और वो जो है 1 करोड़ की थी, जो 20 लाख जो है 20 लाख का 50% लेंगे, तो वो उस 50% पे फिर आगे जाकर टैक्स लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगला केस भी यही है कि जितना गेन हुआ है उस गेन का, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ 20 लाख की आपकी प्रॉपर्टी बिकी है और जो है वो 1 करोड़ की थी, तो 20 लाख आपको गेन हुआ है, 20 लाख का 25% लेना है और इस 25% वाली अमाउंट पे फिर टैक्स लगेगा। और ये डिफरेंट है, ये आया 75% ले रहे हो, 50 25, ये सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। किस लिहाज से, होल्डिंग पीरियड के लिहाज से कि आपने उस प्रॉपर्टी को कितना होल्ड करके रखा है। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ा आसान है। वेयर द कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, अगर 5 मिलियन से कम यानी 5 मिलियन से कम आपका गेन हुआ है तो तब कितना है, तब जो रेट है वो 3.5% लगेगा। यानी 5 मिलियन से कम अगर रेट है तो 3.5 मिलियन टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम यही ले लेते हैं, 5 मिलियन से कम की एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर कोई भी एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट नहीं, कैपिटल एसेट जो है मैंने अपने पास रखा है 1 साल के अंदर फिर उसे फ़रोख्त कर दिया है, तो उसका कैपिटल गेन कितना होगा, ए होगा। मतलब 1 करोड़ 20 लाख का मैं बेच रहा हूँ, 1 करोड़ की उसकी कॉस्ट थी, तो जो 20 लाख है वो गेन है। अब वो जो 20 लाख है, 20 लाख के ऊपर ये अमाउंट लगेगी, ये वाला रेट लगेगा। ठीक है, 3.5%। क्यों? क्योंकि वो 5 मिलियन से कम है।
50 लाख से कम है तो ये वाला रेट लगेगा। और अगर कैपिटल गेन जो आपको गेन हो रहा है वो एक्सीड कर जाए किससे, 5 मिलियन से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलियन। अब इस इधर से कोई भी केस हो सकता है, यहाँ से कोई भी केस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। आपने वो अमाउंट देखनी है। ये अगर केस होगा तो जितना भी गेन होगा उसका 75%। अब वो 75% आप देखेंगे कि आया वो जो 75% हमने निकाला है वो अमाउंट 5 से 10 मिलियन के दरमियान आ रही है तो 7.5%। अगर वही अमाउंट 10 से 15 मिलियन के दरमियान आ रही है तो 10%, और अगर वो 15 मिलियन से ज़्यादा की है तो 15%। ये रेट आपने याद करने, अमाउंट वहाँ से निकालनी है, रेट इधर। रेट लगाने के भी क्राइटेरिया, 5 मिलियन से कम का गेन हो रहा है, इसमें से किसी भी सूरत हाल में गेन हो रहा है, कहीं भी गेन हो रहा है, यहाँ पे तो ज़ीरो है ना, इन चारों में से कहीं भी आपको अमाउंट में गेन हो रहा है तो वो अमाउंट देखेंगे कि अगर वो अमाउंट 5 मिलियन से कम होगी तो 3.5%, और अगर 5 से 10 के दरमियान होगी तो 7.5% रेट लगेगा। टैक्स जितना भी बनेगा अमाउंट वो फिर टैक्स लायबिलिटी होगी, वो पे करना होगा, ठीक है ना। और सेपरेट टैक्सेशन के अंडर। और 10 से 15 के दरमियान होगा तो 10 से 15 मिलियन के दरमियान होगा तो 10%, और 15 मिलियन से ज़्यादा होगा तो 15%। तो ये आप एक बार ये वाले रेट आपको याद करने पड़ेंगे, ये बहुत आसान है, ये आसानी से, ये वाली टेबल आसानी से याद हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा पढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में तो हमने सेपरेट टैक्सेशन सीखी। अब जो है, अब हम ये देखते हैं कि पार्ट 2 में किस तरह टैक्सेशन करेंगे, जो सेक्शन बच गया है उसकी टैक्सेशन किस अंदाज में होगी। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ गेन अंडर द हेड कैपिटल गेन। सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में दी गई सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा तमाम कैपिटल एसेट्स को कैपिटल गेन के हेड के तहत टैक्सेबल किया जाएगा। मैं फिर आपको दिखाता हूं ये वाला पॉइंट। ये देखें हमारे कौन कौन से एसेट्स थे जो हमने स्टार्ट में देखे थे, वो ये थे। देखें ये सिक्योरिटीज़ हो गई, ये जो सेक्शन था सेक्शन 37A सब सेक्शन 3, उसमें ये सारी सिक्योरिटीज़ आ रही थी, ये सिक्योरिटीज़, और उसमें डेरिवेटिव भी थे और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ तो क्या होगा कि ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ये डेरिवेटिव्स के ऊपर वाली ये डिपेंड कर रही होती हैं कि कब इन्हें एक्वायर किया गया। अगर 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर किया गया तो इन पर टैक्स रेट 0, अगर 1 जुलाई 2013 के बाद इसे एक्वायर किया गया तो इन पर रेट इनके कैपिटल गेन पे, शर्त वही है कि अगर गेन हो रहा है, गेन नहीं हो रहा तो फिर तो उस पर रेट नहीं लगेगा ना। 12.5% उस पर टैक्स रेट लगेगा। डेरिवेटिव ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कितना अरसा आपने होल्ड करके रखा है या कितना अरसा जो है कब आपने खरीदा है, कब आपका एग्रीमेंट हुआ है, या कितना अर्सा होल्ड करके रखा है। डेरिवेटिव जो होंगे इनकी सेपरेट टैक्सेशन होगी, उस पर 5% लग रहा होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो अभी हम पढ़ चुके हैं, उसकी किस तरह टैक्सेशन होगी। उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट गेन्स कैलकुलेट करते हैं। जब डिफरेंट गेन होते हैं तो फिर वो उनके रेट भी डिफरेंट होते हैं उन अमाउंट के लिहाज से। 5 मिलियन से कम है, 5 से 10 तक है, 10 से 15, 15 से ज़्यादा, तो वो डिफरेंट उसके हैं। लेकिन ये जो जितना भी हम पढ़ चुके हैं, ये ऊपर वाला ये पोर्शन, ये सारा इनकी सेपरेट टैक्सेशन हो रही है। अब जो इनके अलावा जो बच जाते हैं कैपिटल एसेट, उनकी टैक्सेबल इनकम में उनकी जो कैपिटल गेन होता है उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करते हैं। अब उसकी टैक्सेशन कैसे होती है तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें बच गई थी वो ये थी कि शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर ऑफ एओपी, ठीक है ना, और कैपिटल एसेट गिवन अंडर सेक्शन 38(5), ठीक है ना। ये दो चीज़ें मैं आपको फिर दिखाता हूँ। एक तो ये था, ये शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर ऑफ एओपी, और ये जो ऊपर वाले थे ये थे सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 के। ये कैपिटल एसेट बच गए हैं, ठीक है ना। बाकियों की हमने सीख लिया है कि किस तरह टैक्स ट्रीटमेंट होती है। तो अब इसको देखते हैं कि ये जो बच गए हैं इनकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ दोबारा भी मिसालें दे दी हैं, तो ये पहले भी हमने देखा था, तो एक दो बार आप देखेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। अब मेन जो काम थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज़, उसको डील कर लिया। अब ये छोटे मोटे नाम है तो ये आसानी से याद रह जाएंगे। अब ये देखना है कि टाइम ऑफ डिस्पोजल।
अब यहाँ पे टाइम ऑफ डिस्पोजल बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। जिन एसेट्स को कैपिटल गेन के हेड के तहत टैक्सेबल किया जाएगा, यानी जिन एसेट्स को कैपिटल गेन के हेड में, अब ये जो बच गए हैं जिसमें शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर ऑफ एओपी और अंडर द सेक्शन ऐसे कैपिटल एसेट जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में दिए हुए हैं वो बच गए, इनकी जो टैक्सेशन है वो कहाँ होगी? कैपिटल गेन के हेड में होगी। कैपिटल गेन जो है वो हमारा फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकी टैक्सेबल अमाउंट पर टाइम ऑफ डिस्पोजल का इफेक्ट आता है, यानी अब कितनी इनकी अमाउंट कैपिटल गेन के हेड में डालेंगे वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ डिस्पोजल पे। अगर इनकी टाइम ऑफ डिस्पोजल 1 साल तक हो, ठीक है ना, यानी ये एसेट 1 साल के अंदर फरोख्त कर दिया गया, यानी मैंने 1 जनवरी को ख़रीदा और उसी साल सितंबर में मैंने उसे फ़रोख्त कर दिया, तो 1 साल के अंदर अंदर फ़रोख्त कर दिया। इस सूरत में टोटल गेन को कैपिटल गेन के हेड के तहत टैक्सेबल किया जाएगा, यानी जो भी गेन हुआ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने ये एंटीक जो है ना वो परचेज़ किया था और वो था 2 लाख का, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, वो 2 लाख की थी और जब मैंने इसे बेचा तो वो 2,50,000 का बिका और मैंने 1 साल के अंदर अंदर इसे फ़रोख्त कर दिया, तो वो जो 50,000 है वो सारी की सारी अमाउंट, यानी जितने भी मुझे गेन हुआ है वो सारी की सारी अमाउंट मैं कैपिटल गेन में डाल दूंगा। और जो ये हम हेड्स होते हैं, हमारे 5 हेड, इसमें हम इनकम को लेते जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी ले लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले लिया, यानी सारे टोटल अमाउंट करके टोटल इनकम, और फिर बाद में जाके आगे हम उस पर टैक्स रेट लगाते हैं, पहले सारी अमाउंट को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपको समझ आया कि ये जो एसेट ऊपर है, कैपिटल एसेट जो बच गए थे सेक्शन 37 सब सेक्शन 5 और शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और शेयर ऑफ एओपी, अगर वो 1 साल तक मैं अपने पास रखता हूँ तो, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही मैं उसे फ़रोख्त कर देता हूँ, ठीक है, तो उस पर जो गेन हो रहा है ना वो सारी की सारी अमाउंट कैपिटल गेन के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर इनकी डिस्पोजल का टाइम 1 साल से ज़्यादा हो, यानी ये एसेट 1 साल के बाद फ़रोख्त किए जाए, तो फिर जितना भी मुझे गेन हो रहा है ना उसका 75% मैं लूँगा। यानी जितना मुझे गेन हो रहा है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, मैंने कोई एंटीक परचेज़ की 2 लाख की थी और जब मैंने उसे फ़रोख्त किया, मैंने 1 साल के बाद उसे फ़रोख्त किया, 1 साल पूरा हो चुका था, उसके बाद फ़रोख्त किया, तो मुझे कैपिटल गेन हुआ 50,000। 2 लाख की ली, 2,50,000 की बेची तो 50,000। ये जो 50,000 है वो सारी की सारी अमाउंट कैपिटल गेन में नहीं डाल देनी, बल्कि उसका 75% डालना है, ठीक है ना, वो कैपिटल गेन में आएगा, ठीक है। तो ये आसान सा, ये आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह जो है ना एग्जामिनर रखता है, डिस्पोज ऑफ विद इन अ ईयर, सोल्ड विद इन अ ईयर, ठीक है ना, विद इन 12 मंथ, इस तरह के बाद। ये जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। इस पे टाइम का इफेक्ट होता है कि कब आप उसे बेच रहे हैं, ठीक है ना, 1 साल के अंदर अंदर बेच रहे हैं तो वो जितना भी कैपिटल गेन होगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो फिर उस गेन का 75% टैक्सेबल इनकम में अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन ऐड हो जाएगा। और किस किस का? सिर्फ इनकी बात हो रही है, इन 3 चीज़ों की, शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर ऑफ एओपी और कैपिटल है, सिर्फ इन 3 की बात हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। बाकियों की जो है वो सेपरेट टैक्सेशन होती है, ठीक है। तो ये भी आसान से आप पढ़ लीजिएगा। मैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले ना मैं इसको चाहता हूँ कि फिर एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये है कि अगर आपको इसकी समझ आ गई तो याद जल्दी हो जाते हैं। अब ये देखें, कैपिटल एसेट, हर तरह की चीज़ कैपिटल एसेट नहीं है, ये वाली चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है ना, उसने एक्सप्लेन कर दिया, आपने याद रखना। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हो गए, और इसके अलावा डेप्रिसिएबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है। फिर आगे वो जाके कैपिटल एसेट की मिसालें भी बताता है, ये वाली कैपिटल एसेट की मिसालें हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 37A सब सेक्शन 3, इसको सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेशन करेंगे। और ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, ये जितने भी डेरिवेटिव से पहले सिक्योरिटीज़ हैं, ये डिपेंड करती हैं कि इनको कब एक्वायर किया गया। अगर 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर किया गया तो 0%, अगर 1 जुलाई 2013 के बाद इन्हें एक्वायर किया गया और फिर बेचा जा रहा है तो इनके कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स लगेगा। डेरिवेटिव पे 5% टैक्स रेट लगता है। इसका होल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एक्वायर से कोई ताल्लुक नहीं है कि कब इसे ख़रीदा गया, कब बेचा गया, ठीक है। अब एक बात आपने बड़ी ध्यान रखनी है, वो ये है
कि देखें जब बात हो रही है ना इसकी, ये वाले हैं कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 इन डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है टाइम ऑफ इक्वायर की, उन्हें इक्वायर कब किया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इनकी, ये जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 की है, यहाँ बात होती है टाइम ऑफ डिस्पोजल की, दोनों में फ़र्क है। टाइम ऑफ डिस्पोजल की बात हो रही है, यानी कब वो बेचा गया, बाल्फाज दीगर आसान भाषा में मैं बताऊं तो कब ये बेचा गया, तो वहाँ टाइम ऑफ एक्वायर की बात है, यहाँ टाइम ऑफ डिस्पोजल की बात है। और डेरिवेटिव का ताल्लुक ना टाइम ऑफ एक्वायर से ना होल्डिंग पीरियड किसी से नहीं है, बस 5% लगेगा अगर कैपिटल गेन होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने साल आपने रखा है, ठीक है ना। तो इसका सारा टेबल हमने देख लिया था, और ये भी हमने समझ लिया, ये वाला सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 ये भी हमने समझ लिया कि अगर 1 साल के लिए 1 साल के अंदर अंदर फरोख्त कर रहे हैं ये वाले कैपिटल एसेट, तो इस पे जितना गेन होगा वो सारा कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल बन जाएगा। और अगर 1 साल से के बाद इसे फरोख्त किया जा रहा है तो फिर इनके गेन का 75%, और अगर कोई गेन ही नहीं हुआ तो फिर तो वो नहीं होगा ना इन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे। भाई लॉस अगर हो गया है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, तो उसको कैसे लेके चलेंगे हम। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कैपिटल एसेट को बेचा, उस पे कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल लॉस मैंने कैपिटल गेन के साथ ही लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता दिया था। कैपिटल गेन मतलब कैश इनफ्लो ज़्यादा है, कैश आउटफ्लो कम है, यानी जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो कम कीमत में आपने ख़रीदी थी, 2 लाख की ख़रीदी थी, 2,50,000 की बेच रहे हैं, तो 50,000 जो है ये कैपिटल गेन है, ठीक है ना। और कैपिटल लॉस क्या है कि अगर कोई चीज़ 2 लाख की बेची है लेकिन अब आप उसे 1.5 लाख की बेच रहे हैं, तो ये आपका जो 50,000 है ये कैपिटल लॉस है। तो अगर कैपिटल लॉस हो जाता है, यानी ये जिन एसेट्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैपिटल एसेट पे अगर लॉस हो जाता है तब क्या होगा। अगर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 में दिए गए कैपिटल एसेट पर कैपिटल लॉस हो, तो इसी सेक्शन के किसी भी कैपिटल एसेट पर होने वाले कैपिटल गेन के बरक्स सेट ऑफ किया जा सकता है अगर मौजूदा टैक्स ईयर में सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 के किसी भी एसेट पर कैपिटल गेन ना हो। इस सूरत में लॉस का नो ट्रीटमेंट होगा, यानी किसी दूसरी कैटेगरी के कैपिटल गेन के बरअक्स सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। मिसाल मैं आपको समझा देता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने कोई डेरिवेटिव परचेज किया और फिर जब उसे बेचने गए तो आपको कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल लॉस हुआ लेकिन आपके पास एक शेयर भी था पब्लिक कंपनी का, वो आपने खरीद के वो भी जब बेचा तो उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ। तो ये जो डेरिवेटिव पे आपको लॉस हुआ है वो उसी कैटेगरी में, यानी इसी सेक्शन के बाकी जो कैपिटल एसेट हैं उसके अगेंस्ट आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। आपको जो गेन है, जो पब्लिक कंपनी का जो शेयर है वो आपने खरीद के बेचा था, उस पर आपको 50,000 कैपिटल गेन हुआ, और जो डेरिवेटिव खरीद के बेचा था उस पर आपको कैपिटल लॉस हुआ, जो कि मिसाल के तौर पे 10,000 था, ठीक है ना। और जो 50,000 आपको गेन हुआ उसमें से 10,000 आप लेस करेंगे तो जो 40,000 मतलब आपने सेट ऑफ कर दिया। अब जो 40,000 है फिर उसका देखा जाएगा कि उस पे जो है ना टाइम ऑफ इक्वायर्ड क्या है, फिर उसके मुताबिक टैक्स लगेगा। 0% भी लग सकता है, 12.5% भी लग सकता है। मतलब आपने लॉस को एडजस्ट कर दिया, उसी में उस सेम कैटेगरी में एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। और अगर मिसाल के तौर पे कि आपको उसके जो पब्लिक कंपनी का शेयर है उसमें भी लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, और इस डेरिवेटिव में भी कैपिटल लॉस हुआ, तो फिर जो है आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि कहीं आपको ये भी नहीं हो सकता कि आप उसे अगले साल में भी नहीं लेके जा सकते, उसी साल आपको एडजस्ट करना है। और अगर कैपिटल गेन हुआ तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें, अगर नहीं तो फिर नहीं, बात ख़त्म, नो ट्रीटमेंट। अच्छा, अब दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में दिए गए किसी भी कैपिटल एसेट पर कैपिटल लॉस हो तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सेक्शन 38 सब सेक्शन 5
में जितना भी हमारा कैपिटल गेन होता था इसको हम टैक्सेबल इनकम में डालते थे, यानी वो जो हेड्स हैं 5 के 5 उसमें हम ऐड करते हैं और बाद में जाके उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। और अगर इन कैटेगरी में मिसाल के तौर पे आपको कोई एंटीक आपने परचेज की थी, एंटीक को जब आपने उसे फ़रोख्त किया तो वो उस पर आपको कैपिटल लॉस हो गया, तो वो कैपिटल लॉस इस सेक्शन से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये था कि अगर कैपिटल एसेट पे लॉस हो जाए तो वो कैसे सेट होगा। उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। पहला जो सेक्शन 37A सब सेक्शन 3 है, इस पे अगर लॉस होता है तो फिर आप उसी कैटेगरी के किसी और कैपिटल एसेट के अगेंस्ट उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर दोनों में लॉस हो गया या सिर्फ लॉस हुआ, गेन हुआ ही नहीं, तो फिर आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। और लास्ट में ये जो है, ये जो टैक्स, ये सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर अगर कैपिटल लॉस हुआ है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, नो ट्रीटमेंट होगी। तो ये था हमारा कैपिटल गेन का। और इसके बाद ये आप MCQs इसे सॉल्व करेंगे और फिर जो आपको समझ ना आए वो आप मुझे बताएंगे, फिर वो मैं आपको समझा दूंगा। ये कुछ पॉइंट हैं जो साथ मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या ग्रुप में, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी जो नेक्स्ट वीक में मैं आपकी रिवीजन कराऊंगा, मैं ये कंसेप्ट जितने भी अभी पढ़ा रहा हूँ इनकी क्विक रिवीजन कराऊंगा और उस वक्त मैं साथ साथ MCQs भी सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों से। तब आप लोगों का एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा और पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ये आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो जितना मैंने आपको बता दिया आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ उसने फार्मूले बताए हुए हैं कि लॉस ऑन कैपिटल एसेट कैसे, गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो इसे देख लेंगे। और ये न्यूमेरिकल, एक आध न्यूमेरिकल आपने कर लेना है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप उसे ईज़िली सॉल्व कर सकें।